हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इनके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण से एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत अधिक ज़रूरत है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। इसमें कन्फ्यूजन कैसे है? ज़रूरत तो ये है कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वह सीटेट हो, बीटेट हो या फिर केवीएस का जो अभी परीक्षा होने वाला है उसके लिए हो, हर प्रकार के परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से इससे अधिक प्रश्न रहते हैं। एक दो प्रश्न आप बिल्कुल सही करके आएंगे। कन्फ्यूजन कहाँ है? हमारा आज का जो टॉपिक है वह है समास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कंपाउंड वर्ड। तो समास में कैसे कन्फ्यूजन होता है? कभी कभी लोग क्या समझते, पहले हम इसको ये आपको बताएं कि समास क्या है, उससे पहले हम आपको ये बताते कि कुछ वर्ड्स पे आप जो है अभी हमारे साथ ध्यान दीजिए। जैसे एक वर्ड हम लिखते हैं रसोई घर। क्या लिखते हैं हम? रसोई घर। तो इसका मतलब आपके दिमाग में क्या बनता है? रसोई के लिए घर, यानी ऐसा घर जिसमें हम खाना बनाने का कार्य करते हैं, तो वो हो गया रसोई घर। एक वर्ड हम लिखते हैं चंद्रमुख, यानी ऐसा मुखरा, ऐसा चेहरा जो बिल्कुल चंद्रमा के समान हो, तो हम उसको कहेंगे चंद्रमुख। तो इससे यह साबित हो रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स के लिए, एक पूरे वाक्य के लिए हम क्या करते हैं? एक वर्ड बोल देते हैं। पूरे वाक्य के लिए हम एक वर्ड बोल देते हैं और वही वर्ड हो जाता है समास। वो वर्ड क्या हो जाता है? समास। तो हम अब इससे हम ये कर सकते हैं कि हम इससे समास की परिभाषा ये कह सकते हैं कि समास वह शब्द है। समास क्या है? कि दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर जो शब्द बनता है वो समास कहलाता है। इसको हम अगर परिभाषित करें तो दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को, दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिलाकर बना नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। बना नया शब्द जो है वह समास कहलाता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने पहले ही आप लोग को एग्जाम्पल ही दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि रसोई घर। रसोई घर जो है यह एक समास है और इसका किस शब्दों का बना है? तो रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये इस रसोई के लिए घर शब्द का जो समास है वह है रसोई घर। दूसरा हमने आपको जो एग्जाम्पल लिया वो क्या लिया है? चंद्रमुख। चंद्रमुख क्या है? कि चांद के जैसा मुखरा वाला, यानी चंद्रमा सा मुखरा वाला, तो वो हो गया चंद्रमुख। तो समास किसे कहेंगे? कि दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को मिला करके जो हमारा संक्षिप्त शब्द बना, जो हमारा नया छोटा सा शब्द बना, वो शब्द क्या कहलाया? वो शब्द कहलाया हमारा समास। तो समास में दो बात आएगा। एक बात आएगा कि समास में समस्त पद, और एक बात आएगा कि उसका विग्रह। समस्त पद क्या है? कि दो या दो से अधिक। अब हम इसको भी पहले कंफ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं कि समास तो ये हो गया कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो नया शब्द बन गया वो हमारा समास कहलाया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे रसोई घर, रसोई घर यह एक समास है, या चंद्रमुख, ये दोनों क्या है? आपस में समास है। दोनों किस किस के लिए बना हुआ है? रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए समास क्या है? रसोई घर। चंद्रमुख, चंद्रमा के मुखरा वाला चंद्रमुख समास है। तो समास में दो बात आएगा, एक आएगा समस्त पद और एक आएगा विग्रह। ये दोनों का हम लोग जानेंगे कि समस्त पद क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्द जो एक साथ मिल करके जो नया शब्द बन रहा है वह हो गया समस्त पद, यानी समास। तो समस्त पद में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रसोई घर। रसोई घर क्या है? ये समस्त पद है। या हम यूं कहें कि चंद्रमुख, ये चंद्रमुख क्या है? ये समस्त पद है। लेकिन जब हम इसी रसोई घर को यहाँ जब हम विग्रह करेंगे, यानी उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे रसोई घर क्या हो जा रहा है? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए
घर, ये हो गया रसोई घर। चंद्रमुख, इसको अगर हम यहाँ पे विग्रह करें, विग्रहित करें तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, चंद्रमा सा मुखरा वाला, चंद्रमा सा मुखरा वाला, यानी चांद के जैसा जो दिखता हो। तो ये समस्त पद और ये विग्रह में यही बात है कि समस्त पद उसको कहेंगे जो पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य के लिए जो हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा समस्त पद है। और उसी समस्त पद को जब हम उसका पूरे बात को लिख देते हैं, रसोई घर का मतलब लिख दिए कि रसोई के लिए घर, तो वो उसका विग्रह हो गया। अब एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है समास में कि समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके कह देते हैं तो फिर संधि विच्छेद क्या है, संधि क्या है? संधि भी तो यही है, संधि में तो हम दो शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बना देते हैं। तो संधि और समास एक नया नया चीज हम क्यों पढ़ेंगे भाई? जब संधि भी वही है और समास भी वही है, दो या दो से शब्द मिला करके नया शब्द समास कहला रहा है, तो संधि भी तो हम यही जानते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके जो नया शब्द बना दिया जाता है वो संधि कहलाता है। तो संधि और समास में फर्क जान लीजिए, बिना संधि और समास में फर्क जाने ये व्याकरण आपको नहीं समझ में आएगा। समास जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि संधि क्या है तब तक फिर समास का कंफ्यूजन रह जाएगा। तो संधि और समास में फर्क हमको जानना जरूरी है। फर्क यानी दोनों के बीच में जो विभेद है, फर्क तो उर्दू वर्ड है, हिंदी ग्रामर में आप पढ़िए विभेद, क्या पढ़ेंगे हम लोग, विभेद। तो दोनों में क्या फर्क है, अब हम इस फर्क को एक एक करके आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। फर्क क्या है, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं महा प्लस इंद्र, ये दो अलग अलग शब्द है, एक शब्द है महा और एक शब्द है इंद्र। तो ये दोनों शब्द मिलकर क्या बन रहा है, महेंद्र। क्या बन रहा है ये, महेंद्र। महेंद्र बाहुबली नहीं, अब महेंद्र शब्द की बात हो रही है। दोनों शब्द मिलकर क्या बन रहा है, महेंद्र। ठीक है। तो और यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो इस पूरे 1 2 3 चारों शब्द को मिलाकर के हम क्या कर दिए, रसोई घर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या, महा प्लस इंद्र, तो महा और इंद्र मिलकर के महेंद्र बना है। तो दो अलग अलग शब्द मिलकर के ठीक उसी प्रकार का शब्द बन रहा है। और जो दो अलग अलग शब्द था जिसको हम मिलाए हैं संधि में, तो उस दोनों शब्द का कुछ न कुछ अंश नए शब्द में विद्यमान है। जैसे महा का म और ह और आकार हटा है और इसका ई हटा है, तो आ और ई मिलकर के, यहां पर ध्यान दीजिए, ये महा का ये आ और ये इंद्र का ई मिलकर के यहां पर ए बन गया है। महा का आ और इंद्र का ई मिलकर के ए बन गया है, तो ये महेंद्र हो गया, ये संधि है। लेकिन रसोई के लिए घर, यहां पर के भी गायब है, लिए भी गायब है, नहीं समझे, तो ये रसोई घर हो गया। तो रसोई घर क्या हुआ कि पूरा शब्दों के लिए एक नया शब्द आ गया, पूरे वाक्यों के लिए, पूरा जो एक वाक्य था उस वाक्य के लिए यहाँ एक नया शब्द आ गया, वो हो गया रसोई घर। और महेंद्र क्या है, ये उसी में से है, यानी महा और इन दो अलग अलग वर्ड मिलकर के एक नया वर्ड बन गया, तो ये हो गया संधि। तो संधि और समास में यही फर्क है, संधि दो शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाते हैं और उसमें दोनों शब्द का अंश विद्यमान रहता है, जबकि समास जो है वो दो से अधिक शब्दों को, या यूं कहिए कि एक पूरे वाक्यों के लिए हम एक संक्षिप्त सा शब्द दे देते हैं, वही शब्द जो है हमारा समास कहलाता है। तो समास और संधि में फर्क बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या है कि संधि का हमेशा विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा, क्योंकि वो एक शब्द से दो अलग अलग शब्द निकलेगा। लेकिन समास का विच्छेद नहीं होगा, यानी उसको दो हिस्सों में हम नहीं बांट सकते हैं, उसका विग्रह करेंगे। विग्रह करने का मतलब यह है कि उसके लिए हम पूरा जैसे शब्द लिखेंगे, जैसे हम यहाँ विग्रह किए हैं रसोई घर का, रसोई के लिए घर, और यहाँ हम चंद्रमुख का विग्रह किए हैं कि चंद्रमा सा मुखरा वाला। तो संधि और समास में ये आप लोग फर्क समझ गए होइएगा। तो आज से अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि संधि भी वही है और समास भी वही है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। अब हम लोग जान चुके हैं कि समास किसे कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो एक नया शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं।
अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि समास कितने प्रकार का है, समास के प्रकार कितने हैं। यानी कि जो समासिक पद, जो समस्त पद हम बोले आपको कि एक पूरे वाक्य के लिए छोटा सा समस्त पद है, तो उस समस्त पद को पढ़ करके हम ये पता करेंगे कि ये किस प्रकार का समास है और इसमें कौन सी क्रिया के लिए ये समास क्या इस्तेमाल हो रहा है। उससे अभी हमारा ये समास का जब हम लोग प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा कन्फ्यूजन हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे तो समास के प्रकार है, इसमें समास के अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। पहला जो है वह है अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। दूसरा जो है वो क्या है? वह है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है वह है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। चौथा क्या है? चौथा जो है वह है द्वंद्व समास। चौथा क्या है? चौथा है द्वंद्व समास। तो अब हम लोग एक एक करके इस समास को जानते हैं कि पहला समास क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा किस प्रकार का समास है। पहला समास है हमारा क्या? अव्ययी भाव समास। हम लोग उसको देखते हैं कि अव्ययी भाव समास किसको कहेंगे? अव्ययी भाव समास। तो ऐसा समास यानी जो समस्त पद होता है, जिस समस्त पद, अभी पीछे आपको समस्त पद बताए हैं कि जिस समस्त पद का पहला पद अवयव हो, अवयव का मतलब यह है कि पहला पद प्रधान हो, उसे हम लोग कहते हैं अव्ययी भाव समास। हम इसको डिफिनेशन को, परिभाषा को लिख देते हैं कि जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का प्रथम पद, प्रथम मतलब पहला, प्रथम पद अवयव हो, अवयव हो, अवयव हो का अर्थ यह है कि प्रधान हो। अवयव हो का अर्थ क्या है? प्रधान हो। तो जिस समस्त पद का पहला पद अवयव हो उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम लोग कैसे समझेंगे कि जैसे में हम लोग लिखते हैं, जैसे में क्या है? तो जैसे में एक हम लोग ले लेते हैं यथा विधि, यथा विधि। तो विधि मतलब क्या हो गया? विधि का अर्थ होता है तरीका, नियम था, नियम से। यानी इसमें जो एक वर्ड लग गया यहाँ पे यथा, तो यथा ये बता रहा है कि विधि के अनुसार। यथा का मतलब ये हो गया कि विधि के अनुसार। विधि माने तो तरीका है, ये है। तो यहाँ पे यथा वर्ड क्या बता रहा है कि यानी तरीका के अनुसार आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको यथा विधि करें। यथा विधि का मतलब ये कि जिस काम को करने का जो तरीका है हम उसी तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं किसी काम को करने का जो तरीका है हम उससे हट के करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड यथा जो है, ये पहला शब्द ये बता रहा है कि ये तरीका के अनुसार होगा। यानी यहाँ पे प्रथम पद ये प्रधान हो रहा है, और यही प्रथम पद जो प्रधान है ये क्या बता रहा है कि इसके अव्ययी भाव समास होने का, इस शब्द को अव्ययी भाव समास होने का बता रहा है। जैसे हम एक वर्ड लिखते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या मतलब है? प्रतिदिन का मतलब है कि प्रत्येक दिन, रोजाना, प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर दिन तो आता ही है लेकिन प्रत्येक लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये प्रथम पद के प्रधानता की बात हो गई। तो ये होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तो इसका ठीक उल्टा जो है वह दूसरा है। दूसरा क्या है? वह है दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तो जिस समस्त पद का प्रथम नहीं बल्कि दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जिस समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होगा वह समास क्या कहलाएगा? वह समास कहलाएगा तत्पुरुष समास। यानी जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का क्या मतलब हुआ? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजा का बहुत सारी बात होती है। राजा का मतलब महल, राजमहल है ना।
तो जिसमें दूसरा पद के प्रधानता की बात करें, अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि राजमहल, तो यानी यहाँ पे राजमहल का क्या अर्थ हुआ, राजा का महल। तो राजा एक ही है, लेकिन वहां पे प्रधान पहला पद में कौन है, पहला शब्द में पुत्र प्रधान है, जबकि दूसरा शब्द में क्या प्रधान है, महल प्रधान है। तो जिसका पहला प्रथम पद प्रधान हो वो अव्ययी भाव, जिसका दूसरा पद प्रधान हो वो समास। तो यहाँ पे राजा का पुत्र राजपुत्र और राजा का महल राजमहल। तो इससे ये साबित हो, ये इससे क्या पता चल रहा है कि दूसरे पद की प्रधानता से यहाँ पे समास का पद अलग अलग हो जा रहा है। यहाँ पे राजपुत्र हो जा रहा है पुत्र की प्रधानता से, और यहाँ महल की प्रधानता से राजमहल हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समास है ये किस प्रकार का समास है, ये है तत्पुरुष समास, है ना। इसके लिए हम लोग अलग अलग भी कर, मतलब इसके लिए और भी बहुत सारा समास है, जिसमें जिस भी समास में दूसरा पद प्रधान होगा हम लोग उस समास को क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे एक शब्द आएगा आपको कि पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। तो यहाँ पे क्या है कि पथ तो है, ये है रास्ता है, लेकिन जो रास्ता से भटक गया, तो जो पथ से भटक गया उसको लिए पथ भ्रष्ट हो गया, नहीं, जो पथ से भ्रष्ट हो गया यानी भटक गया तो वो पथ भ्रष्ट हो गया। तो यहाँ पे भ्रष्ट जो है, भटकना, ये वर्ड जो है प्रधान में है, और इसकी प्रधानता की वजह से ये सब अलग अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार का जो भी समास होगा वो कहलाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कई प्रकार हैं, जो कि जब कारक जो हम लोग पढ़ते हैं तो कारक के आधार पे है। जैसे कर्ता का जो नियम है, कर्ता ने, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के लिए कर्म पुरुष समास क्या हो जाएगा कि कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, नहीं समझे, जहाँ पे को लगेगा तो वो कारक क्या जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जानिए कि जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो समास कहलाता है तत्पुरुष समास। अब समास के दो और प्रकार है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो बहुव्रीहि समास और द्वंद्व, दो समास जो बचा है हम उसको देख रहे हैं। बहुव्रीहि समास किसको कहेंगे कि जब समस्त पद का अर्थ उसमें शामिल जितना भी पद है उससे बिल्कुल अलग हो जाए, यानी जिस समस्त पद का अर्थ, जिस समस्त पद का अर्थ, जिस समस्त पद का अर्थ उसमें उस जो जिसका जो विग्रह किया हुआ शब्द होता है तो उसमें शामिल दोनों, उसमें शामिल दोनों पदों से, यानी प्रथम और अंतिम दोनों पद से अलग हो, दोनों पद से अलग हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं, जिस समस्त पद में प्रथम और दोनों पद अलग अलग हो। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि गजानन, गजानन, गजानन का मतलब क्या हुआ कि गज माने होता है हाथी, और नन मतलब कि उसके मुंह वाला, यानी हाथी के मुंह वाला, जो कि गणेश को कहा जाता है। गणेश भगवान के लिए गजानन यूज होता है, हाथी का, हाथी के मुख वाला। तो इसमें क्या है कि दोनों सब अलग अलग है। तो यहाँ पर ये समास क्या कहलाएगा, ये समास कहलाएगा बहुव्रीहि समास। और एक अंतिम जो समास है हमारा वो क्या है, वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसको कहते हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का दोनों पद प्रधान होगा वह द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास किसको कहते हैं कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि जैसे अगर हम लोग ले लें सुख दुख, तो सुख दुख जो है ये समस्त पद है, इसका दोनों पद प्रधान है, यानी सुख भी प्रधान है और दुख भी प्रधान है। तो इस प्रकार का जो समास होगा वो द्वंद्व समास कहलाएगा। जैसे माता पिता, माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है। तो इस प्रकार का जो भी समास होगा सुख दुख, तो माता पिता,
तो जिसका दोनों पद यानी प्रथम भी और दूसरा भी दोनों पद प्रधान होता है, इस प्रकार के सभी समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि समास से जुड़े सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो गए होंगे। हम जान गए कि समास किसे कहते हैं, समास और संधि में क्या विभेद है, क्या फर्क है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। और समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम बहुत आसानी से सीख गए। अब क्या है कि इस प्रकार की और भी अधिक अगर वीडियो आपको चाहिए तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।